मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। तो हम लोग महाद्वीपों के निर्माण का अध्ययन कर लिए थे और किस तरीके से जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से किस तरीके से महाद्वीप बने, पर्वत बनते हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आते हैं, लेकिन अभी भूकंप और ज्वालामुखी का हमारा टॉपिक अलग से रहेगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न सामान्य भूगोल में वहाँ से प्रश्न काफ़ी आते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बल, और इसको भू संचलन भी कहते हैं, फोर्सेज ऑफ द अर्थ और अर्थ मूवमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। पृथ्वी, चूँकि पृथ्वी हमारी जो है किससे बनी है, सूर्य से बनी है, और सूर्य तो एनर्जी का एक अथाह गोला है, एनर्जी का अथाह गोला है, और इसीलिए पृथ्वी भी अभी भी पृथ्वी के अंदर भी एनर्जी है, पृथ्वी के अंदर भी एनर्जी है। अगर हम अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी अथाह एनर्जी का जो है भंडार है। तो जब पृथ्वी के अंदर एनर्जी है तो एनर्जी के कारण जो है दो प्रकार के फोर्सेज उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के अंदर दो प्रकार के फोर्सेज उत्पन्न होते हैं, अंदर और बाहर पृथ्वी से। क्योंकि सूर्य डायरेक्ट रूप से पृथ्वी की बाहरी सतह को प्रभावित करती है, सूर्य की किरण आती है तो हमारा एक वायुमंडल है ना, पृथ्वी का एक वायुमंडल है, तो बाहरी जो है बाहरी शक्तियाँ कार्य करती हैं, बाहर का बल कार्य करता है, और जो पृथ्वी के अंदर के बल हैं उसको आंतरिक बल कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो बल उत्पन्न होता है उसको आंतरिक बल कहते हैं। और ये बल उत्पन्न कैसे होता है, क्योंकि मैंने बताया कि पृथ्वी हमारी सूर्य से ही निर्मित है, और सूर्य तो आग का गोला था, और धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी हुई, बाहर से ठंडी हो गई, लेकिन अंदर से अभी भी उसमें गर्मी है। तो यहाँ पर अंदर से मतलब चट्टानों में सिकुड़न होता है, संकुचन होता है, इसके कारण जो है तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो पृथ्वी से आंतरिक बल उत्पन्न होता है। और जब आंतरिक बल उत्पन्न होगा तो हमको किस रूप में दिखाई देगा बाहर, जब बाहर कोई ना कोई रचना होगी, कोई ना कोई विध्वंस होगा बाहर, तभी तो हम उस बल को समझ पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर कुछ काम हो रहा है। जैसा ऐसे उदाहरण समझो, अब कोई व्यक्ति है तो उसको क्या हुआ कि अचानक कहीं शादी पार्टी में गया और दबा आया वहाँ से 10-20 जो है रसगुल्ले, 10-20 रसगुल्ले दबा के आ गया, तो अब उसके आंतरिक संरचना पृथ्वी की क्या हो जाएगी, गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। वहाँ पे एक विशेष प्रकार के फोर्स उत्पन्न होगा और एकदम से फिर भागना शुरू करेगा लोटा लेकर के खेतों में, या फिर जो है टॉयलेट क्लीनर उसमें। तो अब उसका क्या हुआ, अचानक परिवर्तन हुआ ना शरीर के अंदर। तो कैसे हुआ, अचानक फोर्स उत्पन्न हुआ शरीर के अंदर, बल उत्पन्न हुआ, और उसके कारण जो है उसका शरीर के अंदर की जो वो डिस्टर्ब हुआ, और वो हमको किस रूप में दिखाई दिया, उसके लूज मोशन के रूप में हमको दिखाई दिया। और इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो है आंतरिक बल जब कार्य करता है तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है शरीर में। भाई एक बच्चा है, पैदा लेता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसके जो है एक समय आता है कि नाक, कान, हाइट सब कुछ बढ़ती है धीरे धीरे बच्चे में। तो ये हमको दिखाई नहीं देती, ये हमको दिखाई नहीं देती। वो परिवर्तन जो है बच्चे के शरीर में, क्या हम ये डेली मतलब एक ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लंबे समय के बाद किसी छोटे बच्चे से मिलो और 10-20 साल बाद मिलो तो लगता है कि काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन अगर हमारे साथ रहता है तो हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि ये डेली वो बढ़ रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके हाथ बढ़ रहा है। तो ये मतलब हम यहाँ इससे क्या इसको सिद्ध करना चाहते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करता है उससे परिवर्तन जो हमारी सतह के ऊपर दिखाई देता है, दो तरीके से परिवर्तन दिखाई देता है, एक तो अचानक और एक काफ़ी धीरे धीरे होता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो जो पृथ्वी के अंदर का जो बल है वो दो रूपों में चलता है। एक तो जो है ऊपर और नीचे की तरफ चलता है पृथ्वी के अंदर। जैसे यहाँ से बल उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो लंबवत बल कह सकते हो उसको, क्या कह सकते हो, लंबवत बल। और जब लंबवत बल उत्पन्न हो जाएगा तो फिर वो सतह के सहारे, जैसे यहाँ से उत्पन्न हुआ अंदर से पृथ्वी के, तो इसके सहारे, ग्लोब के सहारे चारों तरफ चलेगा बल जो है, तो उसे क्षैतिज बल कहते हैं। क्षैतिज मतलब इसके सहारे जो है चल रहा है, समानांतर चल रहा है, नीचे मतलब लेटे हुए उसमें चल रहा है, तो वो क्षैतिज हो गया। और लंबवत चलता है तो वो क्या हो जाएगा, लंबवत बल। तो पृथ्वी के अंदर जो है ये जो बल उत्पन्न होता है वो दो तरीके से उसके
चलन होती है, एक क्षैतिज और दूसरा लंबवत चलन होती है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर चार्ट तैयार किया है बल का, फोर्सेज ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पे दो प्रकार से बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करते हैं वो आंतरिक बल है, यानी इस ग्लोब के अंदर जो बल उत्पन्न हो रहा है, और ये उत्पन्न कैसे हो रहा है, चट्टानों में सिकुड़न के कारण, संकुचन के कारण और प्रसार के कारण, ठीक, और इसके अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है पृथ्वी के अंदर। तो इन सारे कारणों से जो है पृथ्वी के अंदर फोर्सेज उत्पन्न होती हैं, और जो पृथ्वी के अंदर रहकर कार्य करती हैं उन फोर्सेज को कहते हैं आंतरिक बल। और जो दूसरा है बाह्य बल या बाहरी बल, इसको जो है इंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं अंग्रेजी में। आंतरिक बल को अंग्रेजी में कहते हैं इंडोजेनेटिक फोर्स, और बाह्य बल को एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, जो बाहर से काम करता है। और बाहर से क्यों काम करता है, क्योंकि हमारा सूर्य जो है वो सीधे इसकी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पे जो है पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित करती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती हैं। यहाँ हवाओं का जन्म होता है, वर्षा होती है, ये सब सूर्य के ही प्रभाव से तो है सब कुछ। हम डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के ही जो है प्रभाव से प्रभावित होते हैं। कुछ भी हमने बताया कि देखो, भूगोल के बिना अगर आप नहीं जानोगे तो भी प्रकृति भूगोल से ही चलती है। पूरी प्रकृति, पूरा जीवन, पूरा दुनिया, सब कुछ भूगोल से ही निर्भर है, भूगोल पर ही निर्भर। इतिहास, अर्थशास्त्र, सब कुछ बिना भूगोल का कुछ नहीं है। हम तो सिद्ध भी कर देंगे पूरी अपनी बात को कि बिना हमारे सब्जेक्ट का कुछ भी जो है वो है नहीं, चाहे हम उस सब्जेक्ट को पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन प्रकृति जो है वो भौगोलिक रूप से ही सब चीज़ों को निर्धारित करती है। हमने किस तरीके से सिद्ध किया था कि व्यक्ति का रंग, बोली, वाणी, आप जबान खोलते हो ये भी भूगोल से प्रभावित होता है। पूरी जबान नहीं खोल सकते हो अर्थात आप शीत कटिबंध में रहते हो, अच्छा जबान खोल रहे हो अर्थात आप जो है उष्ण कटिबंध में रह रहे हो। भाई सर्दी जब पड़ती है तो आप सिकुड़ जाते हो, सर्दी जब पड़ती है सिकुड़ जाते हो और मुँह पूरी तरीके से नहीं खुलता है, तो सीधे सीधे हम सूर्य से प्रभावित हैं। तो इस तरीके से सूर्य जो है बाहरी बल को उत्पन्न करता है। सूर्य किसको उत्पन्न करता है, बाहरी बल को। अब बाहरी बल जब उत्पन्न होता है, आंतरिक बल काम क्या करता है, निर्माण का काम करता है। आंतरिक बल निर्माण का काम करता है, और उसको बिगाड़ने का काम क्या करता है, बाह्य बल, बाहरी बल। तो इसलिए बाहरी बल को निर्माणकारी बल भी कहते हैं। बाहरी बल को क्या कहते हैं, वो विध्वंसात्मक बल। बाहरी बल को क्या कहते हैं, विध्वंसकारी बल या विध्वंसात्मक। और आंतरिक बल को निर्माणकारी बल भी कहते हैं। आंतरिक बल को निर्माणकारी बल कहते हैं, क्योंकि यहाँ निर्माण होता है। महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महाद्वीपों पे पर्वतों का निर्माण होगा, नए द्वीप बनेंगे, नए पर्वत बनेंगे, तो ये कौन बनाता है, आंतरिक बल बनाता है। तो इसीलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पर जो हमारा अध्ययन का जो हमारा आधार होगा वो इसी बल पर होगा, आंतरिक बल पर। बाह्य बल एक अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसको निपटा दे फिर इस पर आते हैं। बाह्य बल, इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अनाच्छादन। बाह्य बल जब सूर्य अपनी जो है एनर्जी के माध्यम से पृथ्वी के बाहरी आवरण को प्रभावित करता है, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अनाच्छादन, डेनुडेशन। अनाच्छादन दो चीज़ों से मिलकर बना है, अपक्षय और अपरदन। अपक्षय और अपरदन, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग और इरोजन जो है उन दोनों को क्या कहते हैं, अनाच्छादन। एक शब्द किसके लिए है, वेदरिंग और इरोजन के लिए एक शब्द है डेनोडेशन या अनाच्छादन। तो यहाँ पर अनाच्छादन का मतलब अपरदन क्या करेगा, काट करेगा, कटाव छटाव करेगा, और अपक्षय भी किसी सतह को जो है नष्ट करेगी। जैसे एक लोहा है, लोहे को आप खुले में रख दो तो उसमें जो है हवा लगेगी, खुला रहेगा वो, तो धीरे धीरे उसमें क्या पड़ेगा, जंग लगेगी, रस्ट लगेगा, और उसका क्षय होगा, जंग लगकर उसका क्षय होगा, तो नष्ट होगा। तो ऐसे ही वो किससे प्रभावित हुई, बाहरी जो है बल से, जो सूर्य से बल मिला है। सूर्य से तो आंतरिक बल भी मिला है, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक बल अब सूर्य नहीं प्रभावित कर रहा है, सूर्य डायरेक्ट किसको प्रभावित कर रहा है, बाहरी बल को। तो अनाच्छादन जो है क्या है, अपक्षय और अपरदन की सम्मिलित प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनाच्छादन। अपक्षय का मतलब होता है जब किसी सतह का, जब किसी चट्टानी संरचना का बिना किसी बाहरी प्रभाव से नष्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। और जब कोई गतिशील प्रक्रिया कार्य करे किसी सतह को, किसी चट्टान को नष्ट करने में, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरदन कहते हैं। अब अपरदन 5-6 प्रक्रमों के माध्यम से होता है, 5-6 प्रोसेस होते हैं, भौगोलिक प्रोसेस होते हैं जिनसे अपरदन होता है। जैसे बहता हुआ जल, बहता हुआ जल नदी भी हो सकती है, बहता हुआ जल जो है एक जो है कोई धारा हो सकती है पतली सी जो चल रही हो, या नहर हो सकती है, कुछ भी है। तो बहता हुआ जल कहने का मतलब यहाँ नदी है, बहता हुआ जल। या फिर कुछ जल भूमिगत बहते हैं, कुछ जल जमीन के नीचे चले जाते हैं चूने के सतह में, तो भूमिगत जल हो गया। और इसके अलावा जो है हिमानी की सतह हो गई, हिमानी पे हिमनद जो होते हैं वो भी चलते हैं, तो वो भी चलते हैं तो अपने साथ में परिवर्तन करते हैं, काट छांट करते हैं अपनी घाटियों को। और इसके अलावा जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में हवा बहती है बहुत तेज़, तो पवन भी हो गया, हवा भी हो गया,
और इसके अलावा जो है समुद्र के किनारे समुद्री लहरें आती हैं, तो समुद्री लहरें भी जो सतह को जो है तोड़ती हैं, उनका निर्माण करती हैं, कहीं जमाव करेंगी, कुछ पदार्थ का जमाव करेंगी तो कुछ पदार्थ का जो है कटाव करेंगी। तो इरोजन में दोनों प्रक्रिया आ जाती है, एक तरफ जमाव होता है, एक तरफ कटाव होता है। और जमाव और कटाव होगा तो उसके बीच की एक प्रोसेस होगी जिसको बोलते हैं परिवहन। परिवहन ही तो ले जाकर किसी कटे हुए पदार्थ को ले जाकर जमा करेगी। तो इस तरीके से सब अलग से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर बाह्य बल इसी से संबंधित है, लेकिन जो आंतरिक बल है इसको आज हम लोग यहाँ खत्म करेंगे। तो आंतरिक बल, जो आंतरिक फोर्सेज है या इंडोजेनेटिक फोर्सेज है, वो दो रूपों में हमको इसका जो लक्षण है या इसका जो परिणाम है दो रूपों में दिखाई देता है, एक आकस्मिक, एक पटल विरूपणी। आकस्मिक यानी तुरंत घटना हुई, अंदर से कुछ ऐसा उबाल आया और उसका जो है पृथ्वी के ऊपर बाहरी सतह पर तुरंत दिखाई दे गया, तो वो क्या कहलाता है? आकस्मिक या सडन फोर्सेस या आकस्मिक बल जो होता है। जैसे अचानक कोई चट्टानों में, पृथ्वी के अंदर गहराई में अचानक कोई जो है रूपांतरण हुआ, एनर्जी में ट्रांसफर इधर उधर हुआ, तुरंत क्या हुआ? जो है भूकंप आ गया, तुरंत भूकंप आ गया। और भूकंप आएगा तो एक दो क्षण में ही सब उसका रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। तो ये सडन हो गया, अचानक हो गया, आकस्मिक हो गया। और ये होता कैसे? हमने बताया था, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आपने पढ़ी है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ही इसको सिद्ध करती है। यहाँ पे फिर से नहीं बताएंगे, भूकंप जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से कि किस तरीके से भूकंप आते हैं। ठीक, तो एक भूकंप हो गया। और ज्वालामुखी भी सडन होता है, अचानक पृथ्वी के अंदर जो है, अभी एकदम से नहीं होगा, पृथ्वी के अंदर धीरे धीरे वो शक्ति का संचय होगा और पृथ्वी की सतह पर बाहर जो है उसका रिजल्ट हमको तुरंत दिखाई देने लगेगी। तो उसको बोलते हैं आकस्मिक बल। उसको क्या बोलते हैं? आकस्मिक। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, अचानक एकदम से विस्फोट होगा और तुरंत जो है थोड़ी देर बाद में एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो ये सब कैसे हो रहा है? आकस्मिक हो रहा है, सडन हो रहा है। जैसे जो है शादी पार्टी से खाकर बंदा आया तो अब एकदम से तो पेट खराब नहीं होगा, रात भर सोएगा, गुड़गुड़ाएगा, पेट अंदर की शक्ति कार्य करेगी, फिर दूसरे दिन सवेरे लोग जो है वो घर से बाथरूम से घर चक्कर लगाएगा। तो ये सडन प्रोसेस हो गया कि नहीं होगा? तो अब इसके बाद पटल विरूपणी। इस पृथ्वी को हम पटल मानते हैं। इस पृथ्वी को क्या मानते हैं? पटल कहते हैं, पटल ये जो है क्या है? पटल है। तो इस पटल का विरूपण होता है, दो शब्द से बना है, पटल विरूपण। विरूपण मतलब रूपांतरण, विरूपण मतलब रूपांतरण, परिवर्तन। पटल पर परिवर्तन हो जाए, भूपटल कह सकते हो, पटल में भू और लगा दें तो भूपटल पर रूपांतरण हो जाए, विरूपण हो जाए, तो उसे कहते हैं पटल विरूपणी बल। क्या कहते हैं? पटल विरूपण। और ये रूपांतरण आप देख नहीं सकते हो, इस रूपांतरण को आप देख नहीं सकते। वही वाला उदाहरण, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, नाक कान बढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी और एक समय आएगा उसकी मूंछें निकलने शुरू कर देंगी। तो ये क्या है? कायांतरण हो गया शरीर का, लेकिन हमको दिख नहीं रही है उसकी प्रक्रिया। तो ऐसे ही हमारे पृथ्वी के अंदर जो कार्य करती है और उससे पृथ्वी की सतह पर जो पटल पर विरूपण होता है उसको बोलते हैं पटल विरूपणी, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिज्म। तो ये डायस्ट्रोफिज्म सब मैंने उसमें दे दिया है PDF में, अंग्रेजी हिंदी दोनों में। यहाँ जो है हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए पूरा लिखने में दिक्कत होती है। अब ये चार्ट इसलिए पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि जो है कोई भी टॉपिक छूट ना पाए। तो इस तरीके से ये पटल विरूपणी जो है डायस्ट्रोफिज्म इसको बोलते हैं, और ये धीरे धीरे कार्य करती है। ये प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे कार्य होती है और दो रूपों में संपन्न होती है, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेशजनक बल या फिर पर्वत निर्माणकारी बल। इपीरियोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। तो इसमें महादेश, अब यहाँ शब्द आ गया ना, देश, शब्द क्या आ गया? देश। और महादेश का मतलब हो गया बड़े भूखंड का। यहाँ देश का मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ लोग रह रहे हों तभी वो देश होगा। देश का मतलब एक भूखंड हो जाएगा, लेकिन कैसा भूखंड? जो महा हो, बड़ा हो, विशाल हो। तो ऐसे महा भूखंडों का जब जन्म होता है, किस प्रक्रिया से? आंतरिक बल के कारण जब एक बड़े भूखंड का निर्माण होता है, या तो वो पृथ्वी की सतह पर ऊपर आ जाए या नीचे धंस जाए, तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं महादेश जनक बल। और पर्वत निर्माणकारी में पर्वत शब्द ही लगा है, तो यहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है। अब ये जो महादेश जनक बल है, इसमें दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं, ऊपरमुखी और अधोमुखी, अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड फोर्सेस में क्या होता है कि जो है समुद्र में निर्गमन होता है। जैसे समुद्र से कोई भूखंड बाहर निकल आया तो उससे क्या हो गया? निर्गमन हो गया। समुद्र से कोई भूखंड जो है बाहर निकल आया तो उसे क्या बोलेंगे? निर्गमन। और अगर
कोई ज़मीन का हिस्सा बाहर ऊपर उठ गया तो उसको बोलेंगे उत्थान, अपलिफ्टमेंट। इसको इमरजेंस बोलेंगे अंग्रेजी में, और इसको बोलेंगे अपलिफ्टमेंट, उत्थान। तो उत्थान का मतलब हो गया कि स्थल का कोई भूखंड ऊपर उठ जाए तो उसको बोलते हैं उत्थान, और समुद्र का कोई भूखंड, समुद्र से कोई भूखंड बाहर निकल जाए तो उसको बोलते हैं निर्गमन। इसी प्रकार से अधोमुखी बल, अधोमुखी बल अर्थात भूखंड का कोई हिस्सा अधोगामी हो जाएगा, अधोगामी डाउनवर्ड चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो वो भी दोनों प्रक्रिया हो सकती है, समुद्र में भी हो सकती है और स्थल पर भी हो सकती है। समुद्र में होगी तो उसको बोलेंगे निमज्जन। कोई सतह समुद्र में डूब जाए तो उसको बोलेंगे निमज्जन। सबमर्जेंस, उसको बोलेंगे सबमर्जेंस, सब मर जाए वहाँ पर, सबमर्जेंस। और जो सतह का कोई जो है, पृथ्वी का कोई भाग जो है, स्थलखंड का भाग कोई नीचे दब जाए तो उसको बोलेंगे अवतलन, सबसिडेंस, अवतलन। तो इस तरीके से ये तो हो गया महादेश जनक बल, महादेश जनक बल, यानी एक बड़े भूखंड का निर्माण हो रहा है, या तो नीचे धंस रहा है या ऊपर उठ रहा है, तो उसको बोलेंगे महादेश जनक बल। उसको क्या बोलेंगे? महादेश जनक बल। लेकिन अगर पर्वतों का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलेंगे पर्वत निर्माणकारी या ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरोजेन पर्वत निर्माणकारी को ओरोजेन कहते हैं। तो ओरोजेनेटिक फोर्सेस, इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, तनाव और संपीड़न। व्यक्ति तनाव में होता है, व्यक्ति तनाव में होता है। जब तनाव में कैसे होगा भाई, जैसे कोई व्यक्ति मान लो घर में रह रहा है और उसको तनाव कैसे होगा? समाज से होता है, परिवार से होता है। माँ कुछ कह रही, जैसे एक बेटा है उसकी शादी हो गई तो उसे दो लोगों की बात सुननी है। महिलाओं की बात करें तो अपनी माँ की भी बात सुननी है और अपनी पत्नी की भी बात सुननी है। एक तरफ माँ की शक्ति उसको खींच रही है और एक तरफ पत्नी की शक्ति खींच रही है। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति को घर में जो है दोनों तरफ से फोर्सेस लग रही, अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, तो उस व्यक्ति में क्या होगा? तनाव के कारण वो व्यक्ति इस जो है ये मान लो वो व्यक्ति है, ये हमारा ब्रेड है, समझाने के लिए हम लेके आए हैं। ये हमारा ब्रेड है और ब्रेड को चाहे वो व्यक्ति मान लो, चाहे एक भूखंड मान लो, चाहे एक भूखंड मान लो। अब इस जो है ब्रेड पर टेंशन, इस ब्रेड को टेंशन हो गया। और टेंशन किस लिए हुआ कि इधर से खाने वाला नोच रहा है, इधर से खाने वाला नोच रहा है। और जब दोनों बच्चे, एक बच्चे को दे दो या एक बंदर को दे दो, दो बंदर ऐसे रख दो और बंदर आए, एक बंदर इधर से पकड़ ले, एक बंदर इधर से पकड़ ले, तो ये तो बेचारा टेंशन में हो जाएगा। टेंशन में हो जाए ना कि मैं किसके पास जाऊं। जब टेंशन में हो जाएगा, खींच खांच में क्या होगा? टूट जाएगा नहीं। और मान लेते हैं इस पे कोई पदार्थ हो तो वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो ये टेंशन में आ गया। तो इसको बोलते हैं तनाव। अर्थात इससे क्या सिद्ध होता है कि तनाव वो बल है जिसमें जो है दो शक्तियाँ या दो भूखंड एक दूसरे से दूर खिसकते हैं, एक दूसरे से दूर खिसक जाते हैं। अब जैसे घर में व्यक्ति तनाव में हो गया, टेंशन में हो गया, माँ कुछ कह रही और जो है पत्नी कुछ कह रही, होता है महिलाओं में होता है खास करके, क्योंकि माँ को लगता है हमारा प्यार बट गया, माँ को लगता है कि जो है इसकी बीवी के आने से हमारा प्रेम बट गया। तो फिर उसमें व्यक्ति टेंशन में आ जाता है, और अगर व्यक्ति सुलझा हुआ नहीं है तो फिर वो सुसाइड कर लेगा। हो जाते हैं ना ऐसे तनाव में आकर के, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें समाज से भी सीखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो है एक तनाव बल होगा। अब जब तनाव बल से इस तरीके से कोई भूखंड दो हिस्सों में बट जाएगा तो बीच में जो है उसमें धंसाव हो जाएगा। तो उससे जो घाटी का बनेगा, धंसा हुआ भाग जो नीचे धंस जाएगा, उससे घाटी का निर्माण होगा। तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, तनाव से भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और दूसरा बल है संपीड़न। संपीड़न का मतलब होता है जो है किसी को कंप्रेस कर देना, किसी भूभाग को कंप्रेस कर देना। या फिर जैसे परिवार में ही एक व्यक्ति है, अब उसको जो है तनातनी लगा रहे हैं, वहाँ पर टेंशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसको इतना ज़्यादा लाड दे रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं कि वो अब संपीड़ित हो गया है। वो ऊपर उठ रहा है या नीचे धंस रहा है, ऊपर उठ रहा है या मतलब उसको गर्व महसूस हो रहा है कि हमको परिवार में बहुत ज़्यादा दुलार मिल रहा है, दोनों तरफ की फोर्सेस मुझे दबाव दे रही हैं, शाबाशी दे रही हैं, और मैं अब जो है गर्व से ऊपर उठ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है उसमें फोल्ड हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा। अब वो खुश होगा। तो ऐसे ही जो कोई ज़मीन है, उस भूखंड पे एक तरफ से जो है इधर से बल आ रही और एक तरफ से इधर से बल आ रही, जैसे ये है। अब इधर से प्रेशर आ रहा है, इधर से प्रेशर आ रहा है, ठीक, ऐसे समझो। तो ये क्या होगा? ऊपर को ऐसे उठ जाएगा, वलन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? वलन। अगर छोटे क्षेत्र में वलन हुआ तो उससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। उससे क्या निर्माण हो जाएगा? मोड़दार पर्वतों का निर्माण हो जाएगा।
और अगर बड़े भूखंड में होता है वलन तो उसको संवलन बोलते हैं, उसको वार्प बोलते हैं या संवलन बोलते हैं। तो संपीड़न के कारण वलन और संवलन होता है। संपीड़न बल के कारण संपीड़न बल अब क्या हो गया कि जब किसी भूखंड पर दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, दोनों तरफ से शक्तियाँ जो क्षैतिज शक्तियाँ हैं, क्षैतिज मतलब समान ऐसे चल रही हैं, और क्षैतिज शक्तियाँ जब दोनों तरफ से आएंगी तो उसमें क्या हो गया, वलन हो गया, इस तरीके से फोल्ड हो गया। तो उससे फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और अगर बड़े भूखंड का वलन हो तो उसको संवलन बोलते हैं, बड़े भूखंड का वलन हो तो उसको संवलन कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे वलन का। तो इसमें जो है तनाव में जो है पहले क्या होगा, टेंशन में आएगा जब व्यक्ति इस तरीके से धीरे धीरे, जैसे ऐसे समझो ये जुड़ा हुआ भाग है, अब जब ये टेंशन में आएगा तो धीरे धीरे पहले इसमें क्या होगा, क्रैक उत्पन्न होगा, चटकन होगा, चटकेगा, इसमें क्रैक होगा, फिर इसके धीरे धीरे ये खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, तो ये दरार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये दरार। और यही दरार फिर बाद में भ्रंश के रूप में, भ्रंश घाटी के रूप में बन जाएगा। यही फिर फॉल्ट जो है आपका फॉल्ट बन जाएगा। पहले जो है क्रैक होगा, फिर फ्रैक्चर होगा, फिर उसके बाद में फॉल्ट बन जाएगा, एक बड़ी घाटी बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है तनाव के कारण एक जो घाटी बनती है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी। तो तनाव के कारण जो है भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और हम लोग जो है अफ्रीका में पढ़ रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और उसके कारण एक नए भूखंड का भी निर्माण हो रहा है, उसके कारण एक नए भूखंड का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पर महादेश जनक बल में जो है, महादेश जनक बल के कारण एक नए जो है महाद्वीप का पता चला है, एक नए महाद्वीप का पता चला है। जो आपका मैंने पढ़ाया था, जो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर ये पूरा क्या कहलाता है, ओशिनिया कहलाता है। ओशिनिया कहलाता है, जैसे माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और जो है मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, तीन, और उसमें एक ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ये सब क्या कहलाता है, ओशिनिया। तो इस जो ऑस्ट्रेलिया के जो इस साइड में हिस्सा है, इस साइड अर्थात कौन सा साइड होगा, पूरब, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड का ये हिस्सा पूरा द्वीपों से भरा हुआ है, पूरा द्वीपों से भरा हुआ। तो एक समय ऐसा था कि ये पूरा एक महाद्वीप था, ये पूरा एक महाद्वीप था। तो अभी विद्वानों ने इसका नाम रख दिया है जीलैंडिया। क्या नाम रखा है, जीलैंडिया। तो अब 7 की जगह 8 महाद्वीप के बारे में जानकारी हुई है। 8वां महाद्वीप कौन सा है, जीलैंडिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व वाला हिस्सा है, जिसमें जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड वो जीलैंडिया का ही भूभाग है। न्यूजीलैंड किसका भाग है, जीलैंडिया। तो न्यूजीलैंड के नाम पर ही जीलैंडिया नाम रख दिया गया। तो न्यूजीलैंड वास्तव में किसका भाग है, जीलैंडिया का भाग है। न्यूजीलैंड जिसको हमने जो है उसमें ओशिनिया में देखा था। तो इस तरीके से एक नए महाद्वीप का पता चला। और ये किससे बना होगा, महादेश जनक बल से। हमने बताया बड़ा भूखंड जब निर्मित होता है तो उसको बोलते हैं महादेश जनक बल। और जब पर्वत का निर्माण होता है तो पर्वत निर्माणकारी बल काम करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने बल को समझा। अब यहाँ पर बारी बारी से 2 चीज़ों को समझेंगे। वलन कैसे होता है, वलन से क्या क्या बनते हैं। वलन जो कि हमने किससे, संपीड़न के बल से। वलन संपीड़न के बल से। संपीड़न का बल क्या हो गया, जब किसी भूखंड पर दोनों तरफ की शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। हमने बताया भी था कि जो है 3 प्रकार से प्लेटें क्या करती हैं, विचरण करती हैं। प्लेट्स जो है वो 3 तरीके से उनके अंदर गतिशीलता होती है, 3 तरीके से। या तो एक दूसरे के सामने आएंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी, और या फिर एक दूसरे से रगड़ खा के चली जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है तनाव वही चीज़ होगा, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तनाव एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और संपीड़न में एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो इसका जो है, इसका रिजल्ट जो आता है वही चीज़ का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। भाई शक्तियों को तो हमने पता कर लिया कि शक्तियाँ ऐसे काम करती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट पृथ्वी पर क्या है, तो उस रिजल्ट का हम लोग यहाँ पता करेंगे। तो सबसे पहले हम वलन की बात करेंगे। वलन मोस्टली हमने बता ही दिया, जब किसी भूखंड पर जो है दोनों तरफ से संपीड़नात्मक बल लगता है। अर्थात यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, वलन सिर्फ संपीड़न बल से ही होता है, उसमें जो है तनाव बल काम नहीं करता है। वलन तभी होगा, भाई जब किसी चीज़ को खींचोगे तो टूट जाएगा, उसमें मोड़ होगा ही नहीं। लेकिन जब उसमें दबाव डालोगे तो फिर वो मुड़ेगा। जैसे बांस की फंटी ले आओ पतली सी, फिर उसमें दोनों तरफ से प्रेशर मारो तो बांस की फंटी नीचे धंस सकती है, नीचे उठ जा सकती है, उसका जो है डाउनवर्ड हो जा सकता है या अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, फोल्ड हो सकता है। तो इस तरीके से उसमें जब दोनों तरफ से शक्तियाँ इस तरीके से आएंगी, और शक्तियों में जो है असमानता होती है। एक तरफ की शक्ति आ रही बहुत तेज़ आ रही, दूसरी तरफ की शक्ति आ रही कम आ रही, तो फिर फोल्ड में भी जो है यहाँ पर अंतर आएगा। उसके फोल्ड में भी जब शक्तियों में असमानता होगी तो दोनों तरफ की जो फोल्ड हैं
वो उस फोल्ड के जो कोण बनेगा उसमें भी असमानता होगी। तो फोल्ड के कई प्रकार बनते हैं, फोल्ड के कई प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम लोग 7-8 प्रकारों के फोल्ड का अध्ययन करेंगे। उसमें भी दो चीज़ कहा जाता है। एक चीज़, जब जो ऊपर वाला हिस्सा उठ जाता है, जो पर्वत वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं अपनति। उसको क्या कहते हैं? अपनति। अंग्रेजी में कहते हैं एंटीक्लाइंस, अंग्रेजी में कहते हैं एंटीक्लाइंस। और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है वो कहलाता है अभिनति। नीचे धंसा हुआ भाग क्या कहलाता है? अभिनति, सिनक्लाइन, उसको कहते हैं सिनक्लाइन। जैसे पर्वत आपने देखा ना, इस तरीके से ये पर्वत है, तो ऊपर उठा वाला भाग क्या कहलाता है? अपनत। नीचे धंसा वाला भाग क्या कहलाता है? अभिनत। प्रश्न आते हैं, अपनत क्या है, अभिनत क्या है? अपनत, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अभि मतलब नीचे, अभि मतलब नीचे। तो अपनत, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, अंग्रेजी हिंदी दोनों याद रखना। एंटीक्लाइन ऊपर उठा हुआ, सिनक्लाइन नीचे वाला। कभी कभी परीक्षा में सीधे एंटीक्लाइन नाम दे देगा, तो इसलिए नाम भी याद रखना। एंटीक्लाइन ऊपर उठा हुआ भाग, सिनक्लाइन नीचे धंसा हुआ भाग। तो ये तो इसके दो भुजाओं, दो इसके खंड हो गए, दो इसके भाग हो गए। जब फोल्ड होगा तब उसमें दो भाग मिलेंगे, एक ऊपर उठा हुआ भाग, एक नीचे। और जब यही ऐसे प्रक्रिया काफ़ी लंबी दूर तक होगी तो वो मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं? मोड़दार पर्वत। जैसे हमारा हिमालय पर्वत क्या है? मोड़दार। ज़्यादातर सारे पर्वत मोस्टली मोड़दार ही है पृथ्वी पर। जो है नवीन मोड़दार पर्वत हैं, जो पुराने हो चुके, जैसे अरावली है, ये भी मोड़दार पर्वत का ही एक उदाहरण था, लेकिन ये सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। अब ये घिस गया है ऊपर से, क्योंकि ऊपर वाली शक्ति भी काम कर रही है ना। और मैंने बताया कि बाह्य शक्ति क्या काम करती है? उसको तोड़ने का काम करती है, समतल का कार्य करती है, समतल स्थापन का कार्य करती है, विध्वंस का कार्य करती है, समतल, इसलिए इसको समतल स्थापक बल भी कहते हैं, बाह्य बल को। तो अरावली पर्वत काफ़ी पुराना है और काफ़ी लंबे समय से उसका इरोजन हो रहा है, अपर्दन अपक्षय हो रहा है, तो वो अब जो है उतना ज़्यादा ऊंचा नहीं रह गया है। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो 1722 मीटर ही है, और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो 8848 मीटर है। कितना अंतर है? तो ये बहुत पुरानी हो गई है पृथ्वी पर। तो इस तरीके से ये दो भाग हो गए, अपनति और अवनत। अब इसके हम लोग इस अपनत और अवनत में हमने जैसा कि बताया, जब दोनों तरफ से संपीड़न का बल लग रहा है तो उसमें समानता नहीं होती, उसमें असमानता होती। अगर समानता होगी, इसको हम साफ करके यहाँ फिर से समझाएं। अगर बल में समानता होगी, दोनों तरफ से आने वाले बल में अगर समानता होती है, जैसे ऐसे समझो, ये है जो है एक भूखंड है, ये क्या है? एक भूखंड है, और इस भूखंड पे इधर से एक प्रेशर लग रहा है, इधर से एक प्रेशर लग रहा है, और दोनों में प्रेशर बराबर है, दोनों में प्रेशर बराबर है, तो दोनों इस तरीके से ऊपर उठ जाएंगे। अर्थात इधर का कोण, इधर का कोण, दोनों क्या होगा? बराबर होगा, समान होगा, दोनों का कोण समान होगा। और ये जो है तल हो गया, ये क्या हो गया? तल। तो किसी तल के सहारे जब कोई चट्टानी सतह, कोई भूखंड जब समान रूप से दोनों तरफ से संपीड़नात्मक बल प्रेस करते हैं, तो उस भूखंड का जो है, जो उसकी नति बनती है, कोण जो बनता है, वो दोनों की कोण समान होते हैं। तो इसके आधार पे इसको कहा जाता है समनति, समनति वलन। क्या कहा जाता है? समनति वलन। इसको कहते हैं समनत। नति मतलब कोण, समान कोण वाले जो है भुजाओं का निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बल दोनों तरफ क्या है? समान है, बराबर है। तो इसको एक बन गया, एक प्रकार हो गया समनति वलन, समनति वलन। ये क्या हो गया? समनति वलन। और अगर बाई दी वे जो है एक तरफ बल कमजोर हो गया, एक तरफ बल क्या हो गया? कमजोर, और एक तरफ अधिक हो गया बल, एक तरफ क्या हो गया? अधिक बल हो गया। अब कमजोर बल वाला क्या करेगा? कमजोर बल वाला जो है अपनी तरफ से जो फोर्स लगाएगा चट्टान पे, तो उसको कम धक्का दे पाएगा, कम झुका पाएगा, और जो दूसरी तरफ से अधिक बल वाला होगा उसको ज़्यादा प्रेस करेगा। तो यहाँ पर जो फोल्ड बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इतना ही झुका रह गया, और इधर से तेज बल आया, इधर से तेज बल आया तो इसको ज़्यादा झुका दिया, इसको ज़्यादा झुका दिया। या फिर तो इस तरीके से जब असमान भुजाओं का निर्माण होगा, जब क्या बनेगा? असमान भुजाओं का निर्माण होगा, तो उसको बोलते हैं असममित वलन। क्या बोलते हैं? असममित मिलन। उसमें मतलब जो उनके कोण बने उसमें क्या है? असमानता है, कोण में क्या है? असमानता है, तो उससे असममित वलन का निर्माण होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स तेज आ रहा है, तो ये धीरे धीरे करके जो है खड़ा हो जाता है, ये धीरे धीरे करके खड़ा हो जाता है। इधर वाला ढाल क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। इधर वाला न्यून कोण का बनेगा, इधर वाला न्यून कोण का बनेगा। तो इस तरीके से जो आकृति बनेगी कि एक तरफ से प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो उस तरफ का ढाल क्या हो गया? खड़ा हो गया, सीधा खड़ा हो गया, और एक तरफ का ढाल अभी झुकाव वाला है, झुकावदार है। तो इस तरीके से जो बनेगा, इसमें एक नति बनेगा। इसमें क्या बनेगा? एक नति बनेगा, एक नति। इसीलिए इसको बोलते हैं एक नति या दिग्नति, एक नति या दिग्नति बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक नति ही बना है, एक ही झुकाव बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक नति या दिग्नति बोलते हैं। तो ये कैसा वलन हो गया? एक नति या दिग्नति वलन। तो ये तीसरा प्रकार हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा।
और इसके अलावा एक अधिवलन होता है। अब इसमें पावर इधर से आ ही रहा है और ये भी पावर मार रहा है। चाय अभी बाद में पी लेंगे। इसमें पावर जो है इस तरीके से इधर भी चट्टान पे पावर आ रहा है और ये धीरे धीरे ये ऐसे धीरे धीरे झुकेगी, ये इस तरफ झुकाव बढ़ेगा। ये तो हो गया सतह, ये तो हो गया सतह। शांति से निकल जाओ। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, वलन कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर जो है एक तरफ झुकाव दिखाई देगा इस चट्टानी सतह में, एक तरफ, क्योंकि इधर से पावर ज़्यादा आ रहा है और ये नीचे को दब रहा है, ऊपर से उधर का पावर दबाव दे रहा है। तो यहाँ पर अब ये धीरे धीरे दोनों के कोण लगभग एक साइड से झुकते हुए बराबर से होने लगे, होना शुरू कर देंगे। लेकिन साइड बदल गई, दिशा बदल गई। पहले तो इस दिशा से हम देख रहे थे, अब ये इसकी दिशा बदल रही है। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अधिवलन, इसको बोलते हैं अधिवलन। अर्थात दूसरी भुजा पर, पहली भुजा की दूसरी भुजा पर अधिवलन करे, अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, दूसरे की भुजा पर अब चढ़ना शुरू कर दी। ये इस भुजा पे इसने इस ऊपर से प्रेशर मारा ना, तो ये झुक रही है नीचे की तरफ। तो ये क्या हो रहा है? अधिवलन हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिवलन। इस वलन पे ये चढ़ रहे, तो इसको बोलते हैं अधिवलन। अर्थात यहाँ पर दोनों भुजाएं लगभग इनकी कोणों में क्या हो रही? समानता हो रही है। इनकी कोणों में धीरे धीरे समानता हो रही है। और जब समान हो जाएंगी आगे चल करके, ये दोनों भुजाएं इस तरीके से समान हो जाएंगी, दोनों भुजाएं समान हो जाएंगी, तो उसको बोलेंगे समनत वलन। क्या बोलेंगे? समनत। समनत, दोनों की भुजाओं की नति में, कोण में क्या हो गया? समानता हो गई। लेकिन कोण में समानता कैसे हुई? एक तरफ की भुजा ने उस पर प्रेशर मारा है, दूसरे तरफ की भुजा दब गई है, तो इस तरीके से ये समान नत बन गया, समान कोण बन गया। तो इसको बोलते हैं समनत वलन, समनत वलन। और ये धीरे धीरे ये प्रेशर और मारेगा, ऊपर से ये प्रेशर और मारेगा। तो ये जो तल है, ये तल है, इस तल के सहारे क्या होगा? समानांतर हो जाएगा। इस तल के सहारे समानांतर हो जाएगा, इस तल के सहारे समानांतर हो जाएगा। तो उसको बोले हैं परिवलन, उसको बोलते हैं परिवलन, रिकम्बेंट। तो इस तरीके से ये सतह के सहारे, जब सतह के सहारे समानांतर हो जाए और दोनों के कोण बराबर हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं परिवलन। और कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ से टूट जाता है, ये यहाँ से टूट जाता है और दूसरी भुजा के ऊपर जाकर पलट जाता है, दूसरी भुजा के ऊपर जाकर पलट जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रतिवलन। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवलन। उसको बोलते हैं प्रतिवलन। यानी इधर की भुजा जो है प्रेशर लगते लगते इधर की भुजा उलट जाए, ऐसे प्रेशर लग रहा है ना, तो ये उलट करके इसके ऊपर चढ़ जाए, उलट करके इसके ऊपर चढ़ जाए। तो इस प्रकार के वलन जो होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिवलन। ऐसे वलन आपको जो है पीर पंजाल श्रेणी में देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर आप जाएंगे तो जब चट्टानी संरचना आप देखेंगे पड़े तो उनको कहेंगे अच्छा यही पढ़ा रहे थे गुरुजी, ये प्रतिवलन है, क्योंकि इसका मुख्य भाग है वो टूट करके दूसरे के ऊपर लद गया। और कभी कभी इधर से प्रेशर बहुत तेज होता है तो ये टूट करके ऐसे दूर जाकर गिरता है, टूट करके दूर जाकर गिरता है, इसकी भुजा से बाहर चला जाता है और दूर 10, 20, 50 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है। तो इसको बोलते हैं नापे, इसको बोलते हैं नापे। और ये चूंकि इसका खंड है, इसका क्या है? खंड है। और गर्दन वाला खंड है, किसका खंड है? गर्दन। ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन, ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। तो नापे को हिंदी में कहते हैं ग्रीवा खंड। नापे को क्या हिंदी में कहते हैं? ग्रीवा खंड। तो ये इसका ग्रीवा, गर्दन टूट करके, रावण का गर्दन टूट करके यहाँ गिर गया, रावण का गर्दन टूट करके यहाँ गिर गया दूर जा करके, तो वो क्या हो गया? ग्रीवा खंड। क्या हो गया? ग्रीवा खंड। तो अंग्रेजी में तो इसके लिए नापे शब्द है, NAPPE, इसको बोलते हैं नापे। लेकिन जो है हिंदी में इसको बोलते हैं ग्रीवाखंड। तो ग्रीवाखंड क्या है? वास्तव में जब किसी चट्टानी सतह पर एक तरफ से फोर्स ज़्यादा पड़े तो वो टूट करके दूसरी भुजा से दूर जाकर गिरे, दूसरी भुजा से दूर जाकर गिरे, तो उसको बोलते हैं नापे। प्रश्न आएगा, दे देगा नापे से आप क्या समझते हैं? 4-5 स्टेटमेंट दे देगा, नापे से या ग्रीवाखंड से आप क्या समझते हैं? तो ग्रीवाखंड का निर्माण कैसे होता है? जब एक भुजा पर प्रेशर ज़्यादा तेज हो, जब एक भुजा पर प्रेशर ज़्यादा तेज हो तो फिर वो भुजा टूट करके दूसरी भुजा से दूर जा करके गिर जाती है, दूसरी भुजा से दूर जाकर गिर जाती है। और ये खंड होता है, मुख्य पर्वत का एक खंड होता है, भाग होता है, इसीलिए उसको ग्रीवा खंड कहते हैं। गर्दन होता है उसका, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? ग्रीवा खंड। तो ये नापे हो गया, ये क्या हो गया? नापे हो गया। अब हम लोग, ये तो हो गया वलन के प्रकार। तो वलन के प्रकार हमने 7-8 प्रकार के वलन के प्रकार यहाँ देखें। अब हम लोग बात करेंगे भ्रंश। जब भ्रंश होता है तो भ्रंश से भी तो कुछ बनता है, भ्रंश से भी तो कुछ बनता है। भ्रंश 2 प्रकार के होते हैं। भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश। एक भ्रंश होता है सामान्य भ्रंश। मोस्टली जो भ्रंश होता है वो टेंशन से ही होता है,
मोस्टली जितने भी भ्रंश होते दोनों से होंगे, टेंशन से भी होंगे, तनाव से भी होंगे और संपीड़न से भी होंगे। भ्रंश का निर्माण जो है, भ्रंश घाटी या भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण जो है ज़्यादातर किससे होता है? तनाव बल से होता है, लेकिन संपीड़न बल से भी होता है। तो संपीड़न बल से खाली संपीड़न बल से, वलन तो खाली संपीड़न बल से होता है, लेकिन जो तनाव और संपीड़न दोनों से होता है वो क्या होता है? भ्रंश होता है। भ्रंश जो है तनाव से भी बन सकता है और संपीड़न से भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादातर भ्रंश जो बनेगा वो किससे बनेगा? तनाव से बनेगा। ज़्यादातर भ्रंश किससे बनेगा? तनाव से बनेगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर दो प्रकार के भ्रंश देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के भ्रंश देखने को मिलते हैं, सामान्य भ्रंश और एक है उत्क्रम भ्रंश। एक क्या है? उत्क्रम भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट, और दूसरा है जो है रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट, अब इसमें नॉर्मल फॉल्ट में क्या होता है कि जो है हमने देखा कि भ्रंश में क्या होता है, उसमें जो है वलन, वो क्या नाम है, टेंशन में दो शक्तियाँ एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे से बाहर जाती हैं। जैसे ये भूखंड है, ये भूखंड है, इसको एक इधर से प्रेशर से खींच रहा है और इसको इधर से खींच रहा है, तो बीच में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो बीच का हिस्सा धंस जाएगा, बीच का हिस्सा धंस जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है घाटी का निर्माण हो जाएगा, इस तरीके से घाटी का निर्माण हो जाएगा। ये वाला हिस्सा नीचे बैठ जाएगा और ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये घाटी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? घाटी। तो इस प्रकार की घाटी जो बनती है वो सामान्य भ्रंश से बनती है, जिसको रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। तो रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे होता है? सामान्य भ्रंश से होता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण किससे होता है? सामान्य भ्रंश से होता है। और दूसरा उत्क्रम भ्रंश है। उत्क्रम भ्रंश का निर्माण किससे होता है? संपीड़न बल से होता है। उत्क्रम भ्रंश का निर्माण किससे होता है? संपीड़न बल से होता है। संपीड़न बल में क्या होता है कि जो है इधर से प्रेशर लगा, इस वाले भूखंड पे इधर से प्रेशर लगा और इधर से प्रेशर लगा, तो उसमें एक भुजा दूसरे भुजा पे चढ़ जाती है, एक भुजा दूसरे भुजा पे चढ़ जाती है। कुछ इस तरीके से इसको साफ करके इधर समझो। इसमें क्या होता है कि अब ये टूट करके ये वाली भुजा इस तरीके से ऐसे चली जाएगी, इसके ऊपर आएगी और ये वाली भुजा नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर दरार बन जाएगा, यहाँ पर भ्रंश बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? भ्रंश। तो इसको बोलते हैं उत्क्रम, जो है उत्क्रम भ्रंश या रिवर्स जो है फॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स फॉल्ट या उत्क्रम भ्रंश। इसमें कौन सा बल काम कर रहा है? संपीड़न बल। एक किसी सतह पर, किसी चट्टानी संरचना पर दोनों तरफ से शक्तियां आ रही हैं, तो उनको इस तरीके से जो है ये टकराएंगी और फिर एक भुजा दूसरे भुजा पे चढ़ जाएगी और वहाँ पर एक दरार बन जाएगा, जिससे भ्रंश घाटी का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया उत्क्रम भ्रंश और ये क्या हो गया? सामान्य भ्रंश। अब यहाँ पर इन भ्रंश, ये तो भ्रंश दो प्रकार के हो गए। भ्रंश कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। भ्रंश जिसको फॉल्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, भ्रंश को क्या बोलते हैं? फॉल्ट। वलन को फोल्ड बोलते हैं, वलन को क्या बोलते हैं? फोल्ड। तो फोल्ड, इसीलिए उस फोल्ड से जो पर्वत बनते हैं उनको फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। और भ्रंश जो है फॉल्ट होता है, तो फॉल्ट दो प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर अपनत और अवनत होता था, यहाँ पर भ्रंश भी दो प्रकार के हैं, सामान्य भ्रंश और उत्क्रम भ्रंश। अब इसके कारण क्या बनते हैं, रिजल्ट क्या होता है, इस भ्रंश के कारण क्या क्या बनते हैं? तो दो प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है और दो प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। भ्रंश से, फॉल्ट से दो प्रकार की घाटियों का निर्माण होता है और दो प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। अब जो है सामान्य भ्रंश से तो जो घाटी बनती है उसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से जो है चट्टानी सतह है और इस जो है इसमें ये इधर खींच रही है और ये इधर खींच रहा है, तो बीच का भाग क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। बीच का भाग धंस जाएगा। मान लेते हैं ये संरचना है कुछ और ये है, और बीच का भाग ये क्या हो गया? धंस गया। तो बीच का भाग धंस गया तो इसमें क्या बन गया? भ्रंश हो गया और ये घाटी बन गई। ये क्या बन गई? घाटी। तो इसको बोलते हैं रिफ्ट घाटी। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी। जर्मनी भाषा में रिफ्ट घाटी को ग्रैबन कहते हैं। जर्मनी भाषा में रिफ्ट घाटी को क्या कहते हैं? ग्रैबन। तो ग्रैबन शब्द याद रखना। ग्रैबन शब्द किससे संबंधित है? रिफ्ट घाटी से। और दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। दुनिया की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप पे। देखो इस मैप में, यहाँ पर जॉर्डन देश है, यहाँ पर जॉर्डन देश है, मैंने बताया था, जो अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पर। और वहाँ पर एक नदी है और एक सी है, डेड सी मैंने पढ़ाया था ना। डेड सी से ले करके और जो है अफ्रीका महाद्वीप से ऐसे होते होते और नीचे तक, ठीक है, तो यहाँ तक पूरा लगभग 5000 किलोमीटर फैली ये घाटी है, जिसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। आप यूट्यूब उस पर सर्च मारना, जो है गूगल पे जा करके पूरे भ्रंश घाटी आपको दिखाई दे जाएगी। उसमें क्या है कि दरार बन रहा है। अब ये धीरे धीरे ये वाला भूखंड अलग हो जाएगा, धीरे धीरे अफ्रीका का जो है पूर्वी हिस्सा अलग हो जाएगा, तो एक नए महादेश का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे निर्माण होता है, ठीक। तो इस तरीके से जो है
दुनिया की सबसे लंबी। और भारत में प्रश्न आता है, भारत में भ्रंश घाटी कौन कौन सी है? तो भारत में 2 नदियां हैं जो भ्रंश में बहती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो भ्रंश घाटी में, कहाँ पर है? भ्रंश घाटी में। इसको मानचित्र पे समझो, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। देखो भारत का हमारा ये नक्शा है, ये क्या है? भारत का नक्शा है। यहाँ पर बह रही है नर्मदा, यहाँ पर क्या बह रही है? नर्मदा। और इसी के नीचे बह रही है ताप्ती, इसी के नीचे बह रही है ताप्ती। ऊपर है जो है विंध्यन पर्वत, ऊपर क्या है? विंध्यन पर्वत। और बीच में सतपुड़ा पर्वत, बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत। अब इसमें नीचे वाला भाग जो है धंस गया, नीचे वाला भाग धंस गया, तो क्या उसमें नदी बहने लगी, उस नदी को कहा गया नर्मदा नदी। और कोई नर्मदा नदी पे खड़ा हो जाए, विंध्यन पर्वत की तरफ देखे तो ऊपर उठा हुआ दिखेगा कि नहीं? तो उसको कगार कहते हैं, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। और इधर सतमाला रेंज है, इधर क्या है? सतमाला रेंज। और ये है ताप्ती नदी, ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी किसके बीच में है? उत्तर में तो सतपुड़ा के पर्वत हैं और दक्षिण में सतमाला के पर्वत हैं। तो इसके बीच में ये धंसा हुआ भाग है, तो ये भी क्या है? रिफ्ट घाटी। ये भी क्या है? रिफ्ट घाटी। तो भारत में पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी से बहती हैं, भ्रंश घाटी से बहती है। 9th 10th में पढ़ा होगा लेकिन समझा नहीं हुआ, यहाँ पर इसको समझ लो। ये रिफ्ट भ्रंश घाटी में बहने वाली 2 नदियां हैं, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। और इसके अलावा अब तो कंपटीशन में पेपर जो बनाते हैं वो भी बड़े होशियार हैं, इनको नहीं देंगे, वो दे देंगे इसके अलावा एक नदी का और नाम दे देंगे कि कौन सी नदी इसमें से भ्रंश घाटी में बहती है। आप तो ढूंढोगे कि नर्मदा ताप्ती होनी चाहिए, उसे टिक मार दूंगा और वहाँ मिलेगा नहीं, वहाँ रखा रहेगा दामोदर, वहाँ दिया रहेगा दामोदर। तो एक नदी है दामोदर नदी, इसकी ऊपरी, दामोदर नदी के ऊपरी हिस्सा भी जो है भ्रंश घाटी में बहती है। दामोदर नदी का ऊपरी भाग क्या है? भ्रंश घाटी में। तो ये तीनों नदियों को याद रखो, भारत की ये 3 नदियां, दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये तीनों नदियां क्या है? भ्रंश घाटी में बहती हैं। और दुनिया का सबसे लंबा भ्रंश क्या है? अफ्रीका का भ्रंश, जो जॉर्डन से लेकर के और दक्षिण जो है महाद्वीप के दक्षिणी भाग तक लेकर पूरे लगभग 5000 किलोमीटर तक फैली हुई है, जिसमें हमने बताया था बहुत सारे झील हैं, बहुत सारे झील हैं। लेक तंगानिका, लेक कीवी, बहुत सारे झील हैं उसमें जो है। विक्टोरिया झील तो दोनों भ्रंशों के बीच में है, विक्टोरिया झील भ्रंश में नहीं, भ्रंश के बीच में है, 2 तरफ से भ्रंश झील है, उनके बीच में है। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी आ जाता है, 4 झीलों का नाम दे देगा, फिर कहेगा क्या विक्टोरिया जो है भ्रंश झील में है? तो भ्रंश झील में नहीं, भ्रंश झील के बीच में स्थित है, भ्रंश झील के बीच में स्थित, उसको दोनों तरफ से भ्रंश है। तो इस तरीके से जो है ये भ्रंश घाटी। और यहाँ पर एक पर्वत है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, यहाँ पर एक पर्वत है पश्चिमी घाट, ये भी जो है कगार है। यहाँ से आप खड़े होकर देखोगे तो ये कगार दिखाई देगा, स्कार्पमेंट दिखाई देगा। कगार का मतलब क्या होता है? जैसे चंबल में चले जाओ, चंबल नदी में चले जाओ, शायद आप गए नहीं होगे, चंबल नदी का पुल कितना ऊंचा है, जब नीचे से जाओगे नदी में जाओगे तो पुल कितना ऊंचा दिखाई देता है। तो दोनों साइड में ऊंचे उठे कगार दिखाई देते हैं, दोनों साइड में ऊंचे ऊंचे। तो ये जब आप घाटी में खड़े होकर देखोगे तो वहाँ कगार नजर आएगा। अब यहाँ पर जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो इधर पश्चिमी घाट के इधर तट है, इधर क्या है? पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट पे खड़े हो जाओगे तो इधर ऊपर ऊंचा उठा हुआ जो है एक क्षेत्र दिखाई देगा जिसको बोलते हैं घाट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट एक्चुअली क्या है? कगार है। और विंध्यन श्रेणी भी एक कगार है, विंध्यन श्रेणी भी क्या है? कगार है। तो भारत में जो है कगार भी है, विंध्यन श्रेणी कगार है और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला क्या है? कगार है। हम लोग भारत पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक। तो ये रिफ्ट घाटी हो गई। इसके अलावा एक घाटी है रैंप, एक घाटी है रैंप। रैंप आपने नाम सुना होगा, सिंपली जो है रैंप लगा देते हैं जैसे, हाँ, तो उसी टाइप से है रैंप। रैंप में क्या होता है? बिल्कुल घाटी रिफ्ट जैसे ही, लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया अलग है, इसके बनने की प्रक्रिया अलग है। इसमें क्या होता है? रैंप में क्या होता है कि दोनों तरफ के भाग क्या हो जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं, दोनों तरफ के भाग ऊपर उठ जाते हैं। जैसे इधर से पावर आया, संपीड़न के कारण ये होता है, इधर से पावर आया, इधर से पावर आया, तो इसको धक्का मारा, ऊपर उठ गया, इसको धक्का मारा, ऊपर उठ गया। और बीच वाला भाग जो है नीचे धंसा हुआ दिखाई देता है, बीच वाला भाग नीचे धंसा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा, अगल बगल के भाग जो है ऊपर उठ जाते हैं और नीचे धंसा हुआ भाग जो है नीचे दिखाई देता है। ये इसमें गति नहीं होती, बल्कि अगल बगल वाले क्षेत्र क्या हो जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। तो ये तो जो है ऊपर उठ गए, ये भी ऊपर उठ गया और बीच में धंसा हुआ भाग एक घाटी बन जाता है। तो इस घाटी को कहते हैं रैंप घाटी। क्या कहते हैं? रैंप घाटी। है दोनों, देखोगे आप तो पहचान नहीं पाओगे क्योंकि दोनों रिफ्ट जैसे ही हैं, लेकिन बनने की प्रक्रिया में अंतर होने के कारण नाम बदल गया, रिफ्ट घाटी और रैंप घाटी। तो 2 तो घाटियों का निर्माण हो गया। अब 2 पर्वत बनते हैं, 2 पर्वत बनते हैं। पर्वत कैसे बनेंगे? एक तो बनता है ब्लॉक पर्वत, एक बनता है ब्लॉक पर्वत।
ब्लॉक पर्वत में क्या होता है कि ये जैसे कोई क्षेत्र है और ये भी कोई क्षेत्र है। अब इसमें क्या होगा कि ये वाला हिस्सा नीचे धंस जाए और साइड वाला हिस्सा नीचे धंस जाए, दोनों तरफ के भूखंड क्या हो जाए, नीचे धंस जाए, और बीच वाला भाग स्थिर है। लेकिन जब दोनों तरफ के भाग नीचे धंस जाएंगे तो बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये कहलाता है ब्लॉक पर्वत। क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत। तो इस प्रकार के जो ब्लॉक पर्वत हैं वो जो है कई जगह पाए जाते हैं। यूरोप में ब्लॉक पर्वत पाया जाता है, ठीक। और इसी प्रकार से हॉस्ट पर्वत का निर्माण होता है। दोनों देखने में एक जैसे ही दिखेंगे पर्वत। तो इसमें हॉस्ट में क्या होता है कि बीच वाला दोनों भाग, साइड के दोनों भाग स्थिर रहें, साइड के दोनों भाग स्थिर रहें, बीच वाला भाग धड़ाम से ऊपर उठ जाए, बीच वाला भाग ऊपर उठ जाए। किसी कारणवश इसमें टेंशन हुआ और ये इधर को खिसक गया, ये इधर को खिसक गया, किनारे किनारे वाले भाग भूखंड दोनों एक दूसरे से खिसक गए और ये बेचारा नीचे न जाकर के नीचे जो है कुछ फोर्स और लग रही है नीचे से, तो ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। ये क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग अब ये भी पर्वत बन गया, ये भी पर्वत बन गया। यहाँ खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए तो ये पर्वत दिखाई देगा। तो इस पर्वत को क्या कहते हैं, हॉस्ट पर्वत। हॉस्ट पर्वत ही है, यूरोप में एक उसी के नाम पर इस पर्वत का नाम रख दिया गया, हॉस्ट पर्वत। तो ये सब किससे बनते हैं, भ्रंश से। किससे बनते हैं, भ्रंश से। तो ये दो प्रकार के पर्वतों का निर्माण हो जाता है और दो प्रकार की घाटियों का निर्माण हो जाता है। और भ्रंश कगार हमने बता ही दिया, जब आप किसी वैली में खड़े हो जाओगे तो ऊपर उठा हुआ इधर कगार दिखाई देगा, इधर कगार दिखाई देगा। जैसे भारत में विंध्यन कगार है, भारत में पश्चिमी घाट पर्वत का कगार है। तो ये सब कगार के उदाहरण हैं। लेकिन जो है घाटियों का निर्माण दो घाटियों का होता है और दो पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये भ्रंश से उत्पन्न जो है कुछ स्थितियां हैं जो पर्वत बनते हैं। लेकिन मोस्टली जो पर्वत हैं दुनिया में ज़्यादातर कैसे हैं, मोड़दार हैं। कैसे हैं, मोड़दार पर्वत हैं। जैसे आपका हिमालय भी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था, वो भी क्या है, मोड़दार पर्वत है। रॉकीज, एंडीज, ये भी सब क्या है, मोड़दार पर्वत। तो ज़्यादातर पर्वत कैसे हैं, मोड़दार है। भ्रंश से निर्मित पर्वत बहुत कम है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर इन शक्तियों के माध्यम से, फोर्सेज ऑफ अर्थ के माध्यम से हमने आंतरिक बल की पूरी जो है यहाँ पर डायग्नोसिस किया, पूरा समझा उसको किस तरीके से आंतरिक बल से ये सारी चीज़ें बनती हैं।